नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में और स्वागत है आपका बहुत गर्मजोशी के साथ हमारे साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। बहुत कुछ घटा है हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर। यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप के बाद जो युद्ध शुरू हुआ था वो लगभग 3 महीना चल चुका है और आज भी कोई ये अटकल लगाने को तैयार नहीं है, भविष्यवाणी करने को तैयार नहीं है कि इस युद्ध का, इस रक्त रंजित युद्ध का, इस खून खराबे का अंत कैसे होगा और कब होगा, वहाँ युद्ध विराम कब आएगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये सिर्फ 3 महीने की बात नहीं है, ये संघर्ष तब शुरू हो गया था जब रूस ने हथियाया था क्रिमिया प्रायद्वीप को और पश्चिम चुपचाप देखता रहा था। मगर तब से अब तक जो तबाही यूक्रेन में हुई है, वो स्पष्ट है, उसका आकलन करना ज़रूरी है, जो हमारे लिए बहुत इसलिए परमावश्यक है कि युद्ध ऐसा नहीं लगता कि निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है। और अगर ये महीनों और साल भर खिंचता है और लोग ये पहले कभी ये आशंकाएं जता रहे थे, क्या इससे तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट हो जाएगा, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का पहला अध्याय है। मगर हमें लगता है गंभीरता से सोचने की जरूरत यह है कि यूरोप में जब कुछ घटता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अनायास समझ लिया जाता है। यूरोपीय रणक्षेत्र में यूरोपीय देशों के बीच लड़ा जा रहा है यह युद्ध क्या वास्तव में दुनिया भर को प्रभावित करता है? क्या दुनिया भर का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या अनिवार्यतः वह इस संघर्ष में कहीं न कहीं जुड़ेंगे? एक बात और है कि भले ही सैनिक संघर्ष में दुनिया के बाकी देश सीधे-सीधे न जुड़ें, यूक्रेन के घटनाक्रम ने पूरे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा को और खाद्य सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया है और भारत बड़े विवेक के साथ दूरदर्शी तरीके से इसका मूल्यांकन कर रहा है। दुनिया के दूसरे छोर में जो एक महाद्वीपीय आकार का देश है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ हाल में चुनाव हुए हैं और वर्षों से चला आ रहा लगभग 1 दशक से कंजर्वेटिव पार्टी का शासन समाप्त हो गया है। स्कॉट मॉरिसन जो प्रधानमंत्री थे, उनकी छवि बुलडोजर प्रधानमंत्री की थी, बड़बोले प्रधानमंत्री की थी, महत्वाकांक्षी थे, करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे और पिछली बार जब उनका पुनर्निर्वाचन हुआ था तो लगा था कि एक चमत्कार हुआ है। ऐसा अक्सर नहीं होता है कि ऑस्ट्रेलिया में वो अनायास कोई पार्टी लगातार इस तरह से जीतती रही हो। मगर आज शायद ऑस्ट्रेलिया के मतदाता को इस बात का एहसास हो रहा था कि बदलाव की जरूरत है और ये बदलाव कुछ बड़े मुद्दों को लेकर नहीं था। कुछ बड़े मुद्दे उसमें शामिल थे, धरती तपने का, मौसम बदलाव का, मगर बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई मतदाता की चिंता आंतरिक मामलों में थी कि वो कर कितना देते हैं, उनकी आमदनी कितना बढ़ रही है, उनके जीवन स्तर का क्या हाल है, बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है और जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों को लेकर जो बहस चल रही है, उसका क्या हो रहा है। इसका भी इस पर भी हम दृष्टिपात करेंगे और इसके अलावा एक प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति अ, बाइडेन का यह रहा है कि वो ये प्रमाणित कर सकें, ये संकेत दे सकें, संदेश दे सकें शेष दुनिया को कि अमेरिका पुनः अपने को स्थापित कर रहा है, वो एकांतवास नहीं कर रहा है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी दिलचस्पी है और कम से कम जो वो पश्चिमी गोलार्ध है, जिसे अमेरिकन महाद्वीप कहते हैं, उसमें उत्तरी महाद्वीप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा है, मध्यवर्ती क्षेत्र में मेक्सिको हैं और कैरिबियन के देश हैं और फिर दक्षिणी लातिनी अमेरिका में बड़े-बड़े देश हैं, ब्राज़ील जैसे, चिली, अर्जेंटीना जैसे, और इन सबको वो एकजुट कर ये दिखाना चाहते हैं कि जून के पहले सप्ताह में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन वो उन्होंने प्रस्तावित किया है। ऐसा शिखर सम्मेलन 3 वर्ष में एक बार होता है। ये पहली बार हो रहा है कि इस शिखर सम्मेलन की स्थापना के बाद, मायामी वाले सम्मेलन के बाद पहली बार एक बार इसे फिर से लॉस एंजलिस में इसके आयोजन की घोषणा की गई है। मगर इसका जो विरोध मुखर हुआ है, उसमें मेक्सिको हो, क्यूबा हो, बोल्सोनारो का ब्राजील हो और चिली तो एक अपने जनतांत्रिक रुझान के कारण, वामपंथी रुझान के कारण अलग-थलग पड़ा हुआ है। तो ये संदेह उत्पन्न होने लगा है कि क्या कहीं यह प्रयास जनसंपर्क के लिए एक बहुत बड़ी गलती तो नहीं साबित होगा, जहां अमेरिका की शक्ति की पुनर्स्थापना, उसकी छवि को पुनर्प्रतिष्ठित करना असंभव नहीं हो जाएगा, बल्कि एक तरह से ये बात जग जाहिर होगी कि अमेरिका अपने आंगन भी उस मॉनरो डॉक्ट्रिन को अब आज सुरक्षित नहीं रख सकता है, जिसके आधार पर इस गोलार्ध में उसकी शक्ति थी। और फिर हम दृष्टिपात करेंगे पड़ोस में, जहां मौसम बदलाव के कारण बांग्लादेश चपेट में है, अभूतपूर्व बाढ़ों के, और इस संकट से निकटवर्ती संलग्न भारत का इलाका, असम जैसा प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्से भी निरापद नहीं रहे हैं। तो अक्सर दुनिया का ध्यान जब मौसम बदलाव की ओर जाता है तो उसकी चिंता फिर उन जंगल की आग के प्रति होती है जो कैलिफोर्निया में भड़क रही हो या ऑस्ट्रेलिया में भड़क रही हो, या बाढ़ और मिट्टी का मलबा सरक रहा हो, यूरोप में मौसम बदल रहा हो, साइबेरिया में।
दक्षिण एशिया के ऊपर जो प्रभाव इस मौसम बदलाव का पड़ेगा वह लगभग अनदेखा रह जाता है। यह चिंता भारत की है, पड़ोसी पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, इस पर भी हम एक दृष्टिपात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री ने हाल में यात्रा की बांग्लादेश की, मुलाकात की शेख हसीना से। उस ज़मीन को तैयार करने के लिए जब शेख हसीना भारत आएँगी शिखर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहकार के वार्तालाप होगा और साथ ही साथ चिटगांव का जो बंदरगाह है, उसके प्रयोग को यदि भारत के लिए खुला छोड़ा जाए, तो भारत की उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एक और खिड़की, एक और दरवाज़ा दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ खुलेगा। इसके अलावा एक और महामारी की चपेट की दस्तक सुनने को मिल रही है विश्व के को अपने दरवाज़ों पर, ये है मंकी पॉक्स। और इस बार भी जैसा हर बार होता है दुनिया का ध्यान किसी महामारी, वैश्विक महामारी की ओर तभी जाता है, जब उसकी चपेट में संपन्न अमीर देशों के गोरे आते हैं। तब तक सैकड़ों, हज़ारों लोग अफ्रीका में या एशिया में कहीं इससे मर रहे हों, इसकी चिंता उनको नहीं होती है और हर बार की तरह इस महामारी के फैलने का ठीकरा भी वो अफ्रीकियों के सर पर फोड़ते नज़र आ रहे हैं। मगर रेखांकित करने लायक बात यह है कि आज कोई भी वैश्विक महामारी विश्वव्यापी ही हो सकती है। दुनिया का कोई भी देश अमीर हो, विकसित हो, उससे बचा नहीं रह सकता है। ये प्रकोप है भूमंडलीकरण का। इन सब बातों पर चर्चा हम आपसे करेंगे इस बार। सबसे पहले चर्चा यूक्रेन का। 24 फरवरी को जब रूस ने एक विशेष सैनिक अभियान शुरू किया था, उसको उसने युद्ध का नाम नहीं दिया था, आक्रमण तो कतई मानने को वो तैयार नहीं था, तब लोगों को ऐसा लगता था कि दोनों देशों की शक्ति में इतना असंतुलन है कि कहाँ एक ओर बौना, नन्हा, बचकाना यूक्रेन और कहाँ महाशक्ति रूस कि कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में नहीं, तो कुछ हफ्तों में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। कीव की सरकार गिर जाएगी, ज़ेलेंस्की भाग जाएँगे, वहाँ एक नई कठपुतला सरकार का गठन हो जाएगा, जो रूस के प्रति अपना समर्थन जाहिर कर देगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसके पहले इस अभियान को शुरू करने के पहले पश्चिम को कई बार ये चेतावनी दी थी कि कुछ लाल रेखाएं मानचित्र पर ऐसी हैं जिनका उल्लंघन उन्हें नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो रूस अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप के लिए विवश होगा। महीना डेढ़ महीना तक यह असमंजस की स्थिति चलती रही थी, जब तक बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। तब तक शायद संयम बरत रहे थे पुतिन, ताकि चीन को किसी तरह से असमंजस में न पड़ना पड़े, न डाला जा सके। ये जो लाल रेखाएं थी वो क्या थी? पुतिन का कहना था कि रूस की सीमा पर, यूक्रेन की सरहद पर यदि नाटो लाखों की तादाद में अपने सैनिकों को जमा करता है, तो सीधे-सीधे ये खतरा पैदा करते हैं रूस की सामरिक सुरक्षा के लिए। अब इसका एक दूसरा पक्ष है। नाटो का और अमेरिका का और यूरोपीय देशों का मानना था कि शुरुआत तो पुतिन ने स्वयं की थी। उन्होंने लाखों की तादाद में रूसी सैनिकों को तैनात किया था बेलारूस में, यूक्रेन की पूर्वी सीमा में। इनमें से अनेक सैनिक टुकड़ियां साइबेरिया से लाई गई थीं, युद्धाभ्यास किए जा रहे थे और एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था यूक्रेन पर कि चारों तरफ से उसकी घेराबंदी हो रही है और जब चाहे रूस तब कीव पर कब्जा कर सकता है, उसके बड़े शहरों पर, खार्किव पर कब्जा कर सकता है और जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है दोनबास वाला, उसको अपने में मिला सकता है। जो पूर्वी यूक्रेन वाला इलाका है, वहाँ रूसी मूल के स्लाव नस्ल के बहुत सारे लोग रहते हैं और उनमें से अनेक की इच्छा ये है कि वो स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। उनके आत्मनिर्णय की मांग का अर्थ ये है कि वो वापस रूस से मिल जाएँ और इनको ऐसा करने के लिए इनकी अभिलाषा का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव भी रूसी संसद में पारित किया जा चुका है, पुतिन की रज़ामंदी के साथ। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि झगड़े की शुरुआत 24 फरवरी को नहीं, बल्कि आज से 5 साल पहले, 6 साल, 7 साल पहले हो गई थी, जब रूस ने कब्जा किया था क्राइमिया के प्रायद्वीप पे और उस समय भी पश्चिम पुतिन के इस दुस्साहसिक कारनामे को चुपचाप देखता रहा था। ये कहा गया था कि रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए, रूस को, मगर वहाँ भी एक तरह की तख्तापलट की साजिश रची गई थी। जो वहाँ सरकार थी उसको विस्थापित किया गया, नई सरकार ने रूस के पक्ष में अपना रुझान ज़ाहिर किया और फिर रूस ने तब क्रीमिया पर हस्तक्षेप किया। क्रीमिया के उस भूभाग पर कब्जा करने के बाद रूस की जो सदियों पुरानी ललक है गर्म सागर तक पहुँचने की, वो अंशतः पूरी हुई और लोगों का मानना है कि आज जो यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है, खासकर सेवास्तोपोल, ओडेसा, मारियापोल वाले इलाके में, वो इसीलिए है कि वो पूरा भूभाग जुड़ सके और रूस सीधे-सीधे इस भूभाग को अपने कब्जे में कर ले क्राइमिया समेत ऊपर तक और तब उसका मार्ग आबाद हो जाएगा ब्लैक सी तक पहुँचने का और अन्यत्र जाने का। जब युद्ध चला तो ये जो सारी
आकलन किया जा रहा था कि रूस तत्काल विजयी होगा, ऐसा हुआ नहीं। न तो ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भागे, न उनकी सरकार गिरी और न रूसी सेनाओं को प्रत्याशित सफलताएँ मिली। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी जिनमें रूसी टैंक आ रहे थे, बख्तरबंद गाड़ियाँ आ रही थीं, प्रक्षेपास्त्र चल रहे थे, बमबारी चल रही थी। कभी कीव के निकट हवाई अड्डे पर बमबारी होती थी, कभी दूसरे बड़े शहर खार्किव पर बमबारी होती थी, कभी मारियापोल पर बमबारी होती थी। मगर रूस को इसमें प्रत्याशित सफलता न मिलने के कई कारण थे। कुछ लोगों का मानना था कि एक तो रूस का आत्मविश्वास जो था, वो अहंकारी आत्मविश्वास था, वो दंभ था, उनको ज़मीनी हकीकत का पता नहीं था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्वयं राष्ट्रपति पुतिन जो तानाशाह हैं, वो रण संचालन खुद करने लग गए थे ब्रिगेड स्तर पर, बटालियन स्तर पर और बड़े-बड़े रूसी जो जनरल थे, जिनमें से कुछ का देहांत भी इस मोर्चे पे हुआ है, उनमें ये साहस नहीं था कि वो इस अपने तानाशाह आका को बताते कि रणनीति गलत है, उतनी आसानी से यहाँ सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। रूसियों को लगता था जब वो एक मुक्तिदाता के रूप में यूक्रेन में पहुँचेंगे तो उनका स्वागत होगा, उन्हें फूल-मालाएँ पहनाई जाएँगी और स्लाव मूल के लोग उनको अपना मुक्तिदाता मानकर गले लगाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि पिछले 5-7 वर्ष से जो लड़ाई दोनबास के पूर्वी यूक्रेन के इलाके में भी चल रही है, उसमें 2 पक्षधर हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि रूसी भाषा यहीं बोली जाती है, रूसी भाषा यूक्रेन में अन्यत्र भी बोली जाती है और यूक्रेनी भाषा इस इलाके में भी बोली जाती है और इस दोनबास वाले इलाके में भी कुछ ऐसे यूक्रेन के अ, स्लाव नस्ल से फर्क लोग रहते हैं जो नहीं चाहते हैं रूस का हिस्सा बनना और एक तरह की छापामारी लगातार यहाँ चलती रही है। एक तरह का सीमित पैमाने का गृह युद्ध यहाँ चलता रहा है। अब जब हम सीमित पैमाने के गृह युद्ध की बात करते हैं तो एक और बात रेखांकित करने की जरूरत है। जब से यूक्रेन में यह युद्ध शुरू हुआ है तो बार बार ये आशंका जताई जाती रही है कहीं ये तीसरे युद्ध का पहला अध्याय तो नहीं, कहीं इसकी परिणति तीसरे युद्ध के सर्वनाशक परमाणविक विस्फोट में तो नहीं होगी। ये धौंस धमकी पुतिन एक से अधिक बार दे चुके हैं कि यदि उनके संवेदनशील सामरिक हितों को जोखिम हुआ तो वो परमाणविक अस्त्रों का प्रयोग करने से हिचकेंगे नहीं और आज ये ऐसे परमाणविक अस्त्र सुलभ हैं जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, जिनका विकिरण बहुत छोटे इलाके तक सीमित रहता है और उनका मगर एक बार यदि आप परमाणविक अस्त्रों का उपयोग करते हैं तो जो आतंक का संतुलन है जिसने शीत युद्ध के बाद से आज तक शांति बनाए रखी है, वो भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है। कुछ ऐसे और प्रक्षेपास्त्र भी विकसित हुए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल जो दूर से ही ऐसी मार कर सकते हैं। तो शायद रूस का ये कहना कि सैनिक जमघट नाटो का यूक्रेन की सरहद पर उसके संवेदनशील मर्मस्थल के लिए बेहद बड़ा खतरा है, इसको मानना बहुत तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यदि उसके बैरी चाहें तो वो दूर से ही मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मगर ये बात फिर आप अलग रखें। एक आरोप यह लगाया जाता रहा है कि जब भी यूरोप में कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसका आकलन बहुत बढ़ा-चढ़ा कर किया जाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय भूमि में कोई रण लड़ा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। रूस ने जितने सैनिक यूक्रेन में गँवाए हैं उतने उसने अपने पूरे उस कार्यकाल में नहीं गँवाए थे जब अफ़गानिस्तान पर उसका कब्ज़ा था। मगर कई लोगों का मानना है कि ये युद्ध मूलतः यूरोपीय युद्ध है, सीमित युद्ध है, इसको विश्व युद्ध की तरह से देखना बिल्कुल गलत है। ये जिन देशों को प्रभावित कर रहा है वो पूर्वी यूरोप के वो देश हैं जहाँ से यूक्रेन के शरणार्थी जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक बड़ी समस्या है कि यूरोप में पहुँचने वाले यूक्रेनियाई शरणार्थियों की संख्या अ, लगभग 50 लाख के बीच में है। मगर यहाँ भी एक दोहरे मानदंड देखने को मिलते हैं, जब सुनहरे बालों वाले, नीली आँखों वाले, गोरी चमड़ी वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, भाषा भले दूसरी बोलते हों, मगर दूसरी भाषा समझने वाले, कमोबेश यूरोपीय संस्कृति के साझेदार वारिस जब पहुँचते हैं, तो उन्हें गले लगाया जाता है। मगर जब यूक्रेन से ही दूसरी त्वचा के रंग वाले, दूसरे धर्म के अनुयायी शरणार्थी के रूप में यूरोप पहुँचते हैं, तो उनको उसी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसा तुर्की से, अफ्रीका से, सीरिया से आने वाले अन्य शरणार्थियों को यूरोप में करना पड़ा है। तो कहीं न कहीं यूक्रेन के युद्ध ने यूरोप के जनमानस में जो नस्लवाद है, जो धार्मिक कट्टरता ईसाइयत बनाम दूसरे धर्मों के प्रति है और जो एक नस्लवादी अ, हिचक है, वो सब उद्घाटित होकर सरहद पर आए हैं। अब यदि आप देखें तो इस तरह से अमेरिका हो या यूरोप हो, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी में जो हिंसा हुई थी, उसकी चर्चा तभी विश्व युद्ध के रूप में होने लगी जब अमेरिका में पर्ल हार्बर पर हमला हुआ या रूस पर आक्रमण जर्मनी ने किया। तब तक ये यूरोपीय युद्ध ही था। यहाँ
उपनिवेशों से लाए गए, मजबूरी में लाए गए बंधुआ मजदूर जैसे सैनिक लड़ने को मजबूर हुए थे, मगर विश्व के अन्य मोर्चों पर ये नहीं लड़ा जा रहा था। अब इसको अगर हम कुछ देर के लिए हाशिए पर रखें और बाकी चीज़ों का चर्चा करें, तो अब तक जो विनाश हुआ है यूक्रेन में, उसमें बड़े पैमाने पर संरचनात्मक ढांचे का ध्वंस हुआ है। इसके पुनर्निर्माण की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है। और जहां तक रूस का प्रश्न है, उसके बारे में एक बात और कही जा रही है कि इस युद्ध ने रूस की सैनिक प्रतिष्ठान का भ्रष्टाचार भी उजागर कर दिया है। माना जाता था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी एक सैनिक शक्ति है, मगर उसने अपनी सेना के रखरखाव पर, साज-सामान पर जो पैसा खर्च किया है, ऐसा जान पड़ता है उसका एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। जिन टैंकों को, जिन बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन भेजा गया, उनके पहियों में, बख्तरबंद गाड़ियों के पहियों में चीनी पहिए लगे थे, जो घटिया क्वालिटी के थे और वो कीचड़ में बर्फ पिघलने के बाद फँस जाते थे और तभी ये बात सामने आई कि टैंकों का रख-रखाव भी ठीक से नहीं किया गया है। कई-कई किलोमीटर लंबी जो टैंकों की लाइनें थीं, वो यूक्रेनियनों को डराने के लिए, वो डराने में तो असफल रहीं, मगर वो जिसे अंग्रेज़ी में सिटिंग डक कहते हैं, वो बैठे डरे कबूतर की तरह अपनी जगह पर ही हो गए, जिनको चुन-चुन कर मार गिराने में हेलीकॉप्टर से या अपने प्रक्षेपास्त्रों से, स्टिंगर मिसाइल से यूक्रेनियन सैनिक सफल हुए। अब कहीं न कहीं एक और पक्ष इसमें जो आता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का कितना उल्लंघन इस युद्ध में हुआ है। जो पुराना मुहावरा है कि ऊँट की पीठ पर अगर आखिरी तिनका रखा जाएगा, तो वो कमर तोड़ देगा। ये लगभग यही होता नज़र आ रहा है संयुक्त राष्ट्र के बारे में यूक्रेनियाई युद्ध में। क्योंकि बार-बार एक दूसरे पक्ष पर आरोप लगते हैं कि यहाँ वंशनाशक हिंसा हो रही है, यहाँ युद्ध अपराध हो रहे हैं, यहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मगर कुल मिलाकर जो लोग इसकी निगरानी के लिए नियुक्त हैं, वो संयुक्त राष्ट्र हो, वो मानवाधिकार आयोग हो, वो सब इसमें अक्षम साबित हुए हैं। और जहाँ तक नाटो और यूरोपीय समुदाय का और अमेरिका का प्रश्न है, उन पर हमेशा ये आरोप लगाया जाता रहा है कि वो दोहरे मानदंडों के अनुसार आचरण करते हैं। रूसी राष्ट्रपति पलटकर पूछते हैं, जब आज हम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अमेरिका ये कैसे भूल जाता है कि जब उसने सैनिक हस्तक्षेप किया था संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए इराक में सत्ता परिवर्तन के सिद्धांत के नाम पर, इराक पर, सीरिया पर, अफगानिस्तान में, लीबिया में, तब कहाँ थे वो? और जब वो अपने सैनिकों को अभयदान देते हैं किसी भी युद्ध अपराध से, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब युद्ध जारी होता है, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएँ घटती हैं। उनका वरद हस्त हमेशा रहा है इज़राइल की पीठ पर, जो निरंतर फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियाँ उड़ाता रहा है। और लोग जिनकी याददाश्त कुछ और पुरानी है, वो ये भी दोहराते हैं कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में क्या किया और अमेरिका ने वियतनाम में क्या किया। और अमेरिका ने वियतनाम में जो कुछ किया, वो और एजेंट ऑरेंज हो, वो केमिकल अस्त्र हों, वो नेपाल बम हो, कुछ और लोग पहले की बात करते हैं, वो कहते हैं जब अमेरिका ने एटम बम का प्रयोग किया था जापान में, तो तब क्यों उनको ऊपर युद्ध अपराध का मुकदमा नहीं दायर किया गया था। ये सारी बातें अमेरिका को कटघरे में खड़ा करती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुतिन बिल्कुल निर्दोष हैं, दोष मुक्त हैं, मगर इस लंबे युद्ध ने एक और बात भी उजागर की है कि अमेरिकनों को और पश्चिमी यूरोप के देशों को ये लगता था कि जब पुतिन के ऊपर कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएँगे, उनके सहयोगियों पर, उनके परिवार पर, उनको सैंक्शन किया जाएगा। जो लोग ओलिगार्क कहते थे, जो उनकी संपत्ति के रखवाले, ये उनके खजाने के यक्ष माने जाते हैं, वो ब्रिटेन में हों, स्पेन में हों, फ्रांस में हों, उन पर कड़ी पाबंदी लगाई जाएगी, तो रूस घुटने टेकने को मजबूर होगा और रूस में शायद तख्ता पलट की सुगबुगाहट होगी। जब रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा, तो शायद रूस मजबूर होगा। मगर इन लोगों ने ये बात नहीं सोची थी कि पुतिन पिछले 5-6 वर्ष से इस दिन के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसे अंग्रेजी में वॉर चेस्ट कहते हैं। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जो खजाना होता है, वो कई अरब अमेरिकी डॉलर का सोना उनके पास सुरक्षित रूस में रखा हुआ है। वो विदेशी मुद्रा जो उनकी दूसरे देशों में है, उस पे लगे प्रतिबंधों से उन पर अभी हाल प्रभाव नहीं पड़ता। उनके पास इतना विशाल भंडार तेल और गैस का है कि यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा उससे संकटग्रस्त हो सकती है। संसार के और देशों में तेल के भाव उनकी तेल की खरीद फरोख्त से प्रभावित हो सकते हैं। और रूस दुनिया के सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और इस समय उसके साथ खड़ा है सामरिक कारणों से चीन। तो ये एक तरह से भले ही उस तरह के ब्लॉक्स, उस तरह के दो ध्रुवीय विश्व का विभाजन न हो कि एक पूंजीवादी एक साम्यवादी, मगर दो खेमे साफ नजर आते हैं, दो पाले, एक पश्चिमी जनतांत्रिक खेमा जो अपने को कहता है और एक पूर्वी वह खेमा जिसमें दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन और दुनिया के सबसे बड़े भौगोलिक आकार वाला रूस शामिल है। और यदि आप देखें तो इसी खेमे में
एक और बड़ा इस्लामी देश, तेल उत्पादक देश ईरान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिया देश है, जिसका उन सुन्नी देशों के साथ वैमनस्य है जो अमेरिकी और पश्चिमी पारी के साथ जुड़े हुए हैं। अब यदि आप देखें तो भारत की स्थिति ये इसके बीच में कहीं है, जिसके घनिष्ठ संबंध रूस के साथ रहे हैं, मगर वो बिना पक्षधरता के रूस की आलोचना करता है युद्ध अपराधों की, मगर बिना नाम लिए। मगर रूस के साथ जो उसके सैनिक साज सामान की खरीद के महत्वपूर्ण संवेदनशील रिश्ते हैं, उसको वो अनदेखा नहीं कर सकता। भले ही हाल के दिनों में भारत ने अपने और विकल्पों को भी खोलने की कोशिश इस बारे में की है। यदि आप देखें तो कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका और नाटो जो चाहते थे कि रूस पर दबाव डालकर उसे अलग-थलग किया जा सके, स्विफ्ट से उसका बहिष्कार हो गया है, मगर वो घुटने टेकने पर विवश नहीं हुआ है। बल्कि ऐसा लगता है कि आने वाले कई महीनों में, शायद कुछ साल तक, रूस अपना जीवन अपनी गैस तेल संपदा के कारण, अपने बहुमूल्य खनिजों के कारण और अपने इस खजाने के कारण चला सकता है। रूस में न तो जनतांत्रिक अ, सिविल समाज है, न वहाँ विपक्ष की कोई पुरानी परंपरा है और इसलिए ये सोचना कि तख्तापलट की सुगबुगाहट वहाँ हो रही है, एक तरह की मृगमरीचिका लगती है। इसकी तुलना में आप देखें यूरोप में क्या हुआ है कि यूरोपीय समुदाय में फूट सामने आने लगी है। फ्रांस और जर्मनी 2 बड़े राज्य हैं, मगर उनका कोई हितों का सामंजस्य हंगरी और पोलैंड जैसे उन देशों से नहीं है, जो आज भी रूस की ओर देखते रहते हैं और पुरानी साम्यवादी व्यवस्था का हिस्सा होने के कारण उनकी एक ऐसी विरासत है जो बहुत जनतांत्रिक या मुक्त बाज़ारवादी नहीं मानी जा सकती है। मजबूरन यूरोपीय समुदाय को एक जुर्माना लगाना पड़ा है हंगरी पर कि यदि वो नहीं मानेगा तो लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। उसे अपनी कानूनी व्यवस्था का सामंजस्य यूरोपीय कानूनी व्यवस्था से बिठाना ही पड़ेगा। ये देखने लायक होगा कि आने वाले दिनों में यदि स्वीडन और फिनलैंड नाटो के सदस्य बनते हैं तो रूस का रवैया इनके प्रति क्या रहेगा और यूरोपीय समुदाय में क्या तनाव आने वाले दिनों में बचे रहेंगे। एक बार कोई समझौता होने के बाद भी स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता को लेकर नाटो का सदस्य टर्की ये कह चुका है कि वो नाटो में इन 2 देशों को नहीं आने देगा। उसने अपनी कुछ शर्तें सामने रखी हैं, अपने कुछ सामरिक हित बतलाए हैं कुर्द समस्या को लेकर और कुछ प्रतिबंधों को कम करने के बारे में, मगर ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में निहित हैं। भारत के लिए अभी 2 बातें सोचने की महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में इस युद्ध की कोई समाप्ति या युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हजारों की तादाद में जो भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ते थे, उन्हें वापस सकुशल लाया जा चुका है, मगर चूंकि रूस और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों में थे गेहूं के, 1/3 आपूर्ति इनके ही उत्पादन से होती थी। इसके अलावा तिलहन की खेती यहाँ होती थी, पशुपालन होता था। तो क्या भारत जो बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है, उसके गेहूं का निर्यात दूसरे बाजारों में अब हो सकता है? इसका क्या प्रभाव हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा, ये देखने लायक होगा और हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर इस घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे लिए विचारणीय होगा। जहां तक अमेरिका के दोहरे मानदंड हैं, उनको लेकर भी चिंता स्वाभाविक है। भारत के बड़े मधुर संबंध सऊदी अरब के साथ हैं, खाड़ी देशों के साथ हैं, मगर जिन परिस्थितियों में बाइडेन ने मजबूर होकर सऊदी अरब के साथ पहले धौंस धमकी जो ट्रंप करते थे, उसका ही आचरण दिया कि मैं इनको बहिष्कृत कर दूंगा, सऊदी अरब के ऊपर अंकुश लगाऊंगा, मगर उन्हें जब सऊदी अरब इस धौंस धमकी में नहीं आया और उसने अपने तेल उत्पादन में कटौती नहीं की, तो इसका जो प्रभाव अमेरिकी तेल व्यापार पर होता था, उसके मद्देनजर बाइडेन को मजबूर होना पड़ा है वहां के 2 युवराजों के साथ फिर से बातचीत संवाद शुरू करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के चुनाव के नतीजे प्रत्याशित ही रहे हैं। सभी लोग लगभग यही आकलन कर रहे थे कि इस बार कंजर्वेटिव पार्टी का शासनकाल समाप्त हो जाएगा, उनकी जगह लेबर पार्टी ले लेगी। स्कॉट मॉरिसन जो अब तक प्रधानमंत्री थे, वो करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे, बड़बोले थे, भाषण अच्छे देते थे और हर जगह अपना जुझारू तेवर सामने रखते थे। उनका कहना था कि उन्होंने कोविड महामारी की चपेट में जब ऑस्ट्रेलिया आया तो उसका सामना बखूबी किया। जब चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध तनावग्रस्त हुए तो जो अर्थव्यवस्था पर दबाव ऑस्ट्रेलिया के पड़े, उनका मुकाबला उन्होंने अच्छी तरह से किया था और ये वास्तव में एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि जब चीन की आलोचना ऑस्ट्रेलिया ने की
कोविड महामारी की चपेट के सिलसिले में उसके दक्षिण हिंद महासागर में उनके आक्रामक विस्तारवाद को देखते हुए तो चीन ने तत्काल जो ऑस्ट्रेलिया से उनके यहाँ आयात होता था उस पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऑस्ट्रेलिया का था वो चीन पर निर्भर था। वो बीफ का था, और वो मदिराओं का था, वो पशुपालन से जो सामग्री उत्पन्न होती है उसका था, जो पशुओं के चारे होते हैं उसका था, और जो खनिज है, कोयला है, ये इस सब का निर्यात चीन को होता था। जब इन पर सीमा शुल्क बढ़ गया तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि वो इन उत्पादों के लिए कौन-सा वैकल्पिक बाज़ार ढूँढे। वो बीफ का निर्यात तो कर सकता था इंडोनेशिया और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को, मगर पोर्क का नहीं कर सकता था, मदिरा का नहीं कर सकता था, और जो देश स्वयं तेल ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ कोयले की और खनिज अयस्कों का निर्यात नहीं किया जा सकता था। इस माहौल में भारत के साथ संबंधों के सुधार की एक संभावना तेजी से विकसित हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध क्रिकेट के मैदान से लेकर शिक्षा और पर्यटन तक बहुत मधुर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख स्तंभ वहाँ की का शिक्षा उद्योग और वहाँ का पर्यटन उद्योग रहे हैं। अब ये शिक्षा उद्योग में भी चीन का प्रभाव बहुत आतंककारी रहा है। लाखों की तादाद में चीनी विद्यार्थी वहाँ पढ़ने को आते हैं, पूरी फीस देते हैं, और बड़े-बड़े ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय इनकी कृपा पर ही खुशहाल रहते हैं। इनमें से कई छात्र ऑस्ट्रेलिया में बस जाते हैं, कुछ समय बीतने के बाद वहाँ के नागरिक बन जाते हैं और स्थानीय राजनीति में सक्रिय हिस्सा भी लेते हैं। अब किसी को भी इस बात से शिकायत नहीं हो सकती कि नागरिकता स्वीकार करने के बाद कोई भी नागरिक अपने जो नया स्थान है वहाँ की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं ले रहा है। मगर आशंका ये थी कि इतने बड़े पैमाने पर अपने विद्यार्थियों का निर्यात चीन इसलिए करता है कि इनमें से कुछ प्रतिशत भी यदि ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, तो वो वहाँ की राजनीति में सक्रिय होकर ऐसी नीतियों की प्रस्तावना करेंगे, पोषण करेंगे, जो चीन के हित में होंगी और शायद ऑस्ट्रेलिया के हित में नहीं होंगी। ऐसे अनेक उदाहरण सामने भी आए, जब जो चीनी निर्वाचित सदस्य संसद के केंद्रीय या राज्य विधायिकाओं के थे, उनके आचरण से ऐसा लगा कि वो ऐसी नीतियों का ही अनुमोदन करवा रहे हैं जो चीन के हित में है। और ऐसे ही अनेक शोध संस्थान थे जिन्हें थिंक टैंक कहते हैं, कुछ अवकाश प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई विदेश सेवा के सदस्य थे, कुछ ऐसे सांसद थे ऑस्ट्रेलियाई, चीनी मूल के नहीं, जिन्होंने मेहमान नवाजी स्वीकार की थी चीनी सरकार की, जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, अनैतिक समझी जाती थी। उन्होंने कीमती उपहार स्वीकार किए, बाद में इस्तीफे देने पड़े। इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए भी वो ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा उद्योग के लिए और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन उद्योग के लिए भारत की महत्ता बढ़ने लगी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जो विवाद के मुद्दे हों। उन्हें लगा कि जब भारतीय प्रधानमंत्री के साथ यहाँ के उद्योगपति अदानी वहाँ पहुँचे और उन्होंने पेशकश की कि वो एक ऐसी जो कोयला खान है उसको खरीद लेंगे, जिसको लेकर वहाँ विवाद चल रहा था। और ये बात शायद ईमानदारी का तकाजा है, स्वीकार की जाए कि स्कॉट मॉरिसन की एक चिंता ये भी थी कि इन खदानों के साथ जो काम करने वाले लोग जुड़े हैं, उनकी जीविका उपार्जन में कोई बाधा ना आए। तो जब ये भारतीय उद्योगपति ने पेशकश की तो उनकी जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी हो गई, और जो पर्यावरण के प्रदूषण की चिंताएं थी उनके बारे में ये सब चिंता सौंप दी गई भारतीय उद्योगपति को कि वो जो मुआवजा देना हो उन लोगों को दे जिनकी क्षति इस पर्यावरण के विनाश से हुई है, जो वहाँ का आदिम समाज है उनके साथ कुछ समझौते करें। और ये सारी बातें ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपना सरदर्द जिम्मे कर दिया भारतीय उद्योगपति की। मगर भारत के लिए ऐसा नहीं था कि इससे लाभ नहीं हो रहा था, कि भारत की चिंता धरती तपने के साथ है, मौसम बदलाव के साथ है, मगर उसे इस बात का भी एहसास है कि यदि उसने अपनी आर्थिक विकास की गति तेज रखनी है तो उसे निश्चित रूप से उन ईंधनों पर निर्भर होना पड़ेगा जिन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। उसके अपने पास कोयले के भंडार हैं, कोयले से चलने वाली बिजली घर हमारे पास हैं, और ये ऑस्ट्रेलियाई कोयला हमारे लिए निश्चित रूप से लाभप्रद साबित हो सकता है। भारत ने कहा है कि उसे अभी कुछ और समय चाहिए, बिल्कुल हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए, उपयोग के लिए और शून्य कार्बन प्रसरण के लिए। तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का ये रिश्ता भारत के साथ विकसित हुआ स्कॉट मॉरिसन के कार्यकाल में। अब सोचने की चीज ये है कि क्या एंथनी अल्बनीज के आने के साथ इसमें कोई रुकावट आएगी? हमें नहीं लगता है कि ऐसा कहीं कुछ होगा, कि भले ही एंथनी अल्बनीज ने जिन मुद्दों पर अपना ध्यान चुनाव अभियान के दौरान केंद्रित किया वो बड़े मुद्दे नहीं थे, वो छोटे-छोटे मुद्दे थे। करों में कटौती कैसे होगी, लोगों की जेब में पैसा अधिक कैसे आएगा, रोजगार के मौके ऐसे कैसे आएंगे, बच्चों के देख-रेख के लिए प्रबंध सरकार क्या करेगी, जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा, प्रदूषण कम कैसे होगा,
मौसम बदलाव की राजनीति का मुकाबला हम बड़े उत्साह से और कैसे करेंगे? इन सब बातों में कहीं भी कोई टकराव भारत और ऑस्ट्रेलिया के हितों में नहीं है। तो ऐसा नहीं जान पड़ता है कि नई सरकार के बनने से भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। अल्बानीज़ जो अभी टोक्यो में भाग ले रहे हैं क्वाड्स की शिखर वार्ता में, उन्होंने आश्वस्त किया है, उन्होंने कहा कि इस मंच पर मैं 2 व्यक्तियों से मुलाकात के लिए विशेष रूप से उत्सुक हूँ, एक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और एक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो क्वाड्स हो या वो आसियान देशों में 2 तरफ से, एक ओर से भारत और एक ओर से ऑस्ट्रेलिया का सहयोग सहकार हो, वो चीन के बढ़ते प्रभुत्व को, आक्रामक तेवरों को संतुलित करने में काम आ सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा की। उन्होंने शेख हसीना से मुलाकात की और ये मुलाकात एक खास संदर्भ में विशेष महत्वपूर्ण समझी जा सकती है, क्योंकि ये ज़मीन तैयार कर रहे थे शेख हसीना की भारत यात्रा की, जब वो एक शिखर वार्ता में भाग लेंगी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ। भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत मधुर रहे हैं और जब कभी कोई तनाव होता भी है, तो तत्काल उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, जैसा पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी के ढाका दौरे के दौरान हुआ कि भारत के वैरी कुछ इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों ने वहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की, मगर शेख हसीना के प्रशासन ने तत्काल उस पर काबू पाया, भले ही गोलीबारी में कुछ लोगों की जानें गईं। बार-बार जब कभी भारत की ओर से कुछ गैर ज़िम्मेदाराना बयान कुछ वरिष्ठ मंत्री देते हैं कि बांग्लादेश गरीब देश है, वो अपनी गरीबी का निर्यात भारत में करता है और इन गैर कानूनी आव्रजकों के साथ संगठित अपराधी आ जाते हैं, देह व्यापारी आ जाते हैं, मादक द्रव्यों के तस्कर आ जाते हैं, इस्लामी कट्टरपंथी आ जाते हैं, तो बांग्लादेशी नेतागण संयम के साथ हमारा ध्यान इस ओर दिलाते रहे हैं कि सामाजिक विकास के सूचकांकों में बांग्लादेश भारत से आगे है, वो अपनी गरीबी का निर्यात नहीं कर रहा है, भारत को शायद इस तरह के भड़काऊ बयान देने से बचना चाहिए। मगर जो चीज़ अनदेखी नहीं की जा सकती है कि भारत और बांग्लादेश के हित आपस में बिल्कुल घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हम नदियों के पानी का साझा करते हैं, जो बात हाल में सामने आई है जब धरती तपने मौसम बदलाव के कारण मौसम तेज़ी से बदला है और ऐसी घटनाएँ घटने लगी हैं जिन्हें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहते हैं। जो अत्यंत विकराल मौसम बदलाव से जनित घटनाएँ हैं, आज जूझ रहा है बांग्लादेश उन बाढ़ों से जैसी कभी अभूतपूर्व थी और इन बाढ़ों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है उन महिलाओं पर जो अपना जीविकोपार्जन करती हैं, जब उनके परिवारों के पुरुष जीविकोपार्जन के सिलसिले में कहीं अन्यत्र गए हो सकते हैं। ये महिलाएँ न केवल अपनी रोज़ी-रोटी का प्रबंध करती हैं, परिवार की परवरिश करती हैं, मगर अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करती हैं अपने मकानों की नींव ऊँची करने के लिए, उनको चबूतरों पर बनाने के लिए, नालियों के निकास के लिए, मवेशियों को सुरक्षित जगह पहुँचाने के लिए, नालियों को में पानी के प्रवाह को सुरक्षित करने के लिए। ये सब काम अ, सरकार जानती है उसे करने हैं, मगर एक प्राकृतिक आपदा से दूसरी प्राकृतिक आपदा के बीच में शायद इतना समय ही नहीं मिलता है कि ये काम सुचारू रूप से हो सके। बांग्लादेश में भी भारत की तरह अनेक जगह अनियोजित नगरीय विकास हो रहा है और उससे जो कंक्रीट के कचरे का जमावड़ा होता है, उससे भी जल प्रवाह अवरुद्ध होता है। मगर इस बार जो बाढ़ें हो रही हैं, उन्होंने हमारा ध्यान इसलिए आकर्षित किया है कि आसाम भी इसी तरह की बाढ़ों की चपेट में है, पूर्वोत्तर के कुछ और राज्य भी। तो शायद जब शिखर वार्ता होगी तो नदी जल के वितरण के बारे में कुछ सार्थक दूरदर्शी प्रबंध भी किया जा सकेगा। शेख हसीना ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि चटगांव का बंदरगाह भारतीयों को सुलभ करा दिया जा सके। यदि ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी सामरिक उपलब्धि होगी, क्योंकि न केवल भारत वहाँ से अपने सामरिक हितों का संरक्षण कर सकेगा, मगर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक खिड़की दरवाजा और मिल जाएगा, जिसके ज़रिए वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ भी जा सकते हैं और भारत के अन्य हिस्सों पर भी वो नौका वहन के द्वारा अपने माल को ले जा ला सकते हैं। हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में इस विदेश मंत्री की यात्रा के बाद निश्चित रूप से प्रगति होगी। विदेश मंत्री उसके बाद भूटान जाने वाले हैं, तो एक तरह से भारत के ये जो पड़ोसी हैं प्रधानमंत्री ने स्वयं नेपाल की यात्रा की है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सुस्थिर होने वाले हैं। दूसरे पार्श्व में जो हमारा पड़ोसी है, जिसके साथ हमारे संबंध दुर्भाग्य से मैत्रीपूर्ण नहीं रहते हैं, वह भी मौसम बदलाव की राजनीति की चपेट में है। पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में पारा 40-45 डिग्री पहुँच चुका है, गेहूँ की खड़ी फसल नष्ट हो रही है। ये एक विडंबना है क्योंकि पाकिस्तान सैकड़ों हिमनदों का, ग्लेशियरों का मालिक है, मगर वहाँ भी चूँकि हिमनद, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, नदियों में पानी जल कभी एकाएक बढ़ जाता है, तो बाढ़ और सूखे के बीच
पाकिस्तान भी जुड़ रहा है। हमें ये बात समझनी होगी कि जब भी मौसम बदलाव और की राजनीति का चर्चा होता है, तो केंद्र में रहते हैं वही विकसित देश, जैसे कैलिफ़ोर्निया में जहाँ जहाँ आग लग रही है जंगलों में, या ऑस्ट्रेलिया में जहाँ आग से जंगल झुलस रहे हैं, या वर्षा वन जो नष्ट किए जा रहे हैं अमेज़न क्षेत्र में। लोगों का ध्यान बहुत कम उन देशों की ओर जाता है। भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, इसमें जोड़ दीजिए आप बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का एक भूभाग जो है वो मौसम बदलाव की राजनीति की चपेट में है, और इसके अलावा अफ्रीका के देशों की जो समस्याएँ हैं, वो अनदेखी रह जाती हैं। तो शायद समय आ गया है कि अब मौसम बदलाव की राजनीति में भारत अपनी इन समस्याओं को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दे और सामने रखे, और इनके संदर्भ में ही वो सारा राजनय संपन्न करे जो मौसम बदलाव की राजनीति के साथ जुड़ा है। एक और दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल रहा है अमेरिकी महाद्वीप में। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये प्रस्ताव किया है कि जून के पहले सप्ताह में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सारे अमेरिकी देश शामिल होंगे, न केवल सरकारें बल्कि गैर सरकारी संगठन, बौद्धिक, पत्रकार, स्वयंसेवी संस्थान, जो चर्चा करेंगे इस बारे में कि अमेरिकी महाद्वीप का उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध मिलाकर क्या भविष्य होना चाहिए, उनकी क्या रणनीति विकास की और सामरिक प्रभाव को अपने बरकरार रखने की होनी चाहिए। ये वास्तव में एक तरह से उस मनरो डॉक्ट्रिन का प्रक्षेप है, जो 19वीं सदी के पहले दूसरे दशक में बहुत प्रतिपादित की गई थी कि अटलांटिक और प्रशांत के बीच में जो अमेरिकी गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी, ये बाकी दुनिया को वो यहाँ हस्तक्षेप की कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, ना कोई चेष्टा करनी चाहिए। ये अमेरिका का स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र है। मगर तब से अब तक चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। यदि आप देखें तो इस शिखर वार्ता के प्रस्ताव के साथ ही ये शिखर वार्ता 3 बार साल में 1 बार होती है। बहुत वर्ष बाद पहली बार मियामी में हुई थी, उसके बाद कई वर्ष बाद ये साल लॉस एंजिल्स में होने जा रही है, पर प्रस्ताव करते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर का कहना है यदि अन्य क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला जैसे देश नहीं बुलाए गए, तो वो उसमें स्वयं भाग नहीं लेंगे, अपना प्रतिनिधिमंडल भले ही भेज दें। जहाँ तक क्यूबा का सवाल है, उसके मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि एक अमेरिकी सेनेटर हैं जो क्यूबाई अमेरिकी मूल के हैं, जो इस समय वहाँ की विदेश नीति समिति के अध्यक्ष हैं, वो विरोधी हैं वर्तमान क्यूबाई सरकार के। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका की विदेश नीति जो क्यूबा के संबंध में थी, जिसके बारे में ये आशा जगी थी कि वहाँ कास्त्रो भाइयों के जाने के बाद एक उनके साथ संबंधों में सुधार होगा, वहाँ के पर्यटन उद्योग में अमेरिका की हिस्सेदारी होगी, उसके पुनर्निर्माण में, आर्थिक संरचनात्मक पुनर्निर्माण में अमेरिका भाग ले सकेगा, वो सब ध्वस्त होती नज़र आ रही हैं। जहाँ तक बाकी अमेरिका के देशों का सवाल है, वेनेजुएला में मादुरो को विस्थापित करने की अनेक कोशिश अमेरिका की सरकार, गुप्तचर संगठन कर चुके हैं, असफल रहे हैं। अमेरिका आज तक मादुरो को राष्ट्रपति नहीं मानता, बल्कि जो उनका हारे हुए प्रत्याशी थे, उन्हें ही राष्ट्रपति मानता है। उसने वेनेजुएला के जो धनराशि बैंकों में थी, उस पर रोक लगाई थी, उसके तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाए थे। इसका कोई ख़ास असर हुआ नहीं है। मादुरो के तख्तापलट की उनकी साजिशें नाकाम हुई हैं। मादुरो बरकरार हैं और उन्होंने अपने तेल के निर्यात के लिए कुछ छोटे-मोटे संसाधन जुटाए हैं, कभी ईरानी टैंकरों के माध्यम से, कभी चीन की सहायता से। हाल के दिनों में अमेरिका विवश हुआ है वेनेजुएला पर लगाए कुछ प्रतिबंधों को ढीला करने के लिए, मगर ये ऐसा वो वेनेजुएला के हित में नहीं कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद जो अमेरिकी तेल उत्पादक कंपनी शेवरॉन है, उसके कुछ हित वेनेजुएला में जुड़े हैं और वहाँ वो निरापद रह सके, इसलिए कुछ रियायत उनको देने की ज़रूरत पड़ रही है मादुरो को। जहाँ तक ब्राज़ील का हाल है, जो सबसे बड़ा देश दक्षिणी अमेरिका में है, वहाँ रोचक बात ये है कि दक्षिणपंथी बोल्सोनारो और उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी, साम्यवादी लुल्ला दोनों ही रूस के पक्षधर हैं। उनको लगता है कि अमेरिका की नीतियाँ, अमेरिका ही एक ऐसा साम्राज्यवादी देश है, जो दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों की तबाही के लिए ज़िम्मेदार है। उनमें वहाँ जनतंत्र के हनन के लिए ज़िम्मेदार है, वहाँ मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार है, उनकी प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए ज़िम्मेदार है, वहाँ की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। तो ये विचित्र स्थिति है। अब यदि ब्राज़ील भी भाग नहीं लेता, मेक्सिको भी भाग नहीं लेता, वेनेजुएला भी भाग नहीं लेता, क्यूबा भी भाग नहीं लेता, निकारागुआ भी भाग नहीं लेता, तो फिर इस शिखर सम्मेलन का अर्थ क्या रह जाएगा? एक बचा बड़ा देश रहता है चिली, जहाँ नवनिर्वाचित युवा राष्ट्रपति ने एक नए संविधान को सामने रखा है, जिसमें नई संघीय व्यवस्था को प्रस्तावित किया है। वो कट्टरपंथी न तो साम्यवादी समाजवादी हैं, वो जवाबदेह उदारपंथी हैं, सहिष्णु हैं और एक नए रचनात्मक सहकार की रूपरेखा
दक्षिणी गोलार्ध में उन देशों के लिए वो कर रहे हैं। यदि बोल्सोनारो चुनाव हारते हैं, लुल्ला आते हैं, तो शायद दक्षिणी गोलार्ध में ये परस्पर सहकार, मर्कोसुर, नाफ्टा का साझा का प्रयास लागू हो सकते हैं। आज कोई भी देश दक्षिणी अमेरिका में इस बात को मानने को तैयार नहीं कि अमेरिका का प्रभुत्व पहले जैसा है, वो मनरो डॉक्ट्रिन को लागू कर सकता है, वो बैठकर इत्मीनान से एजेंडा तय करेगा और दूसरों को उनका अनुसरण करना ही करना है। तो ये चीज़ देखने लायक होगी कि आने वाले दिनों में ये शिखर सम्मेलन आयोजित सफलतापूर्वक होता है या नहीं होता है, ये अमेरिका की प्रतिष्ठा को पुनः महिमामंडित करता है या जनसंपर्क में एक बड़ी भूल के रूप में सामने आता है। और अंत में जिक्र ज़रूरी है एक नई बीमारी का, एक नई महामारी उभर कर आ रही है। अभी दुनिया आश्वस्त नहीं हो पाई थी, कोविड से उसने छुटकारा नहीं पाया था। हाँ, कोविड के साथ रहने की आदत हम लोग धीरे-धीरे डाल रहे थे कि मंकी पॉक्स नाम की एक नई बीमारी आ गई है, जो चेचक की तरह की बीमारी है, जो अफ्रीका में पाई जाती थी, मध्य अफ्रीका में। इससे मरने वालों की दर लगभग 1% थी, वहाँ ये महामारी नहीं थी, वहाँ एक पुरानी बीमारी चल रही थी। हाँ, दिखने में बड़ी विभत्स लगती है कि बुखार के बाद बदन में छोटे-छोटे छाले फूट आते हैं, जिनमें मवाद भर जाता है, फिर वो फूट पड़ते हैं और फिर उससे संक्रमण बढ़ता है। मगर तब तक लोगों को चिंता इस बीमारी की नहीं थी, जब तक अफ्रीका में लोग इससे मर रहे थे। इसका जो विकराल रूप होता है, उससे मरने वालों की संख्या 10% होती है। मगर हाल के दिनों में जब 100 से अधिक ऐसे मरीज पाए गए जिन्होंने अफ्रीका की यात्रा नहीं की थी और शायद अफ्रीका से यात्रा के बाद किसी से उनका संपर्क हुआ था, तो ये तरह-तरह की अटकलें लगाई जाती हैं कि बीमारी क्या बंदरों से मनुष्यों तक फैली? ऐसी बातें पहले भी सुनने को मिली हैं, जब एचआईवी का संक्रमण हुआ था या जो व्यक्ति पशुओं के साथ रहता है, गरीबी में, मजबूरी में, वो सार्स हो, या जब चीन में कोई बीमारी फैलती तो ये लोग क्या खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं, सांप छिपकली छछूंदर खाते हैं, उन पशु पक्षियों को साथ रखते हैं। मगर कहीं न कहीं ये शक भी उठता है कि कहीं सब ये बीमारियाँ इस कारण तो नहीं है कि संपन्न समृद्ध देशों ने अपनी जो लड़ने की क्षमता रोग की होती है वो गँवा दी है। उन्होंने मान लिया कि चेचक का उन्मूलन हो गया, पोलियो का उन्मूलन हो गया, ये सारी बीमारियाँ उनको अब घेरने वाली नहीं हैं। जब इनकी छूत उनको लगती है, तो उनका प्रभाव कहीं अधिक घातक उनके ऊपर होता है और शायद उनको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हर बीमारी, हर महामारी के लिए वो एबोला हो, एचआईवी हो, सार्स हो या अब कोविड हो या मंकी पॉक्स हो, वो गरीब देशों को, खासकर अफ्रीकियों को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आज भी जब संक्रमण फैला है, तो कई लोगों ने ये राय दी है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मंकी पॉक्स का संक्रमण शायद इसलिए फैल रहा है कि जो व्यक्ति समलैंगिक हैं, वो एक-दूसरे के साथ इस संक्रमण को तेज़ी से फैलाते हैं। ये चेतावनी सरकार ने दी है कि किसी समाज के एक वर्ग को कलंकित न किया जाए, जब तक कि पूरा शोध नहीं होता है। हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि दुनिया को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मानवाधिकारों की तरह ही ये महामारी और जो रोग हैं, ये भी वैश्विक हैं। दुनिया का कोई भी एक देश कितना ही संपन्न अमीर क्यों न हो, इस तरह की जानलेवा बीमारी से निरापद नहीं रह सकता, जब तक निर्धन वंचित दुनिया का एक भी व्यक्ति इस संक्रमण को अपने शरीर में लेकर घूम रहा है। ये अभिशाप है भूमंडलीकरण का, तेज़ यातायात का और उस दोहरे मानदंड का जब हम अपनी बीमारी को और दूसरी बीमारी को अलग-अलग देखते हैं। इस बार इतना ही। हर बार की तरह हमारी सलाह यही है कि आप इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से अपनी राय बनाने की कोशिश करें। यूक्रेन के बारे में सोचें, लड़ाई लंबी चलेगी मगर बुनियादी मुद्दों में परिवर्तन नहीं होगा कि जो एक तरह से अ, असंतुलन है शक्ति का, एक महाशक्ति का और एक छोटे देश का, उसकी लड़ाई कैसे चलती है, उस लड़ाई से तबाही कैसे फैलती है, उस लड़ाई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अ, नपुंसकता कैसे ज़ाहिर होती है, निकम्मापन कैसे ज़ाहिर होता है और जो मदद किसी छोटे देश को बाहर से मिलती है, वो उसको लड़ाई देर तक जारी रखने में तो मददगार हो सकता है, मगर क्या उसकी तबाही का जो परिणाम होगा, उससे जो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पर बाकी उसमें असर पड़ेगा, उसका क्या होगा? इन विषयों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने की आप कोशिश करें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूरोप का कोई युद्ध वास्तव में विश्व युद्ध माना जा सकता है या नहीं? अ
दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया के चुनावों के बारे में आप सोचें कि वहाँ चुनावों के बाद बदलाव जो है वो आंतरिक राजनीति को लेकर मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण थे, मगर उसका क्या प्रभाव ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति पर और भारत के साथ संबंधों पर और सहकार पर पड़ सकता है, ये सोचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मौसम बदलाव की राजनीति का क्या प्रभाव हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में पड़ रहा है, पाकिस्तान में पड़ रहा है। एक देश के साथ हमारे संबंध बेहद मधुर हैं, दूसरे के साथ अक्सर तनावग्रस्त रहते हैं, मगर ये हमारी साझे की समस्या है, जिसके बारे में हमें सामरिक सैनिक मुद्दों से ऊपर उठकर सहकार के लिए सोचना होगा, क्योंकि हमारी समस्या की ओर बाकी विश्व नहीं सोचता है। और इसी तरह जो अमेरिकी राष्ट्रपति पेशकश कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिकी गोलार्ध को अपने साथ रखने की, क्या बदले देश में, बदले समय में मनरो डॉक्ट्रिन की कोई सार्थकता है? ये भी विचारणीय विषय है। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और उभरती अ, महामारी मंकी पॉक्स के बारे में भी आप ठंडे दिमाग से सोचें। इस बार इतना ही, अगली बार मिलने तक नमस्कार, धन्यवाद।